हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में आमेर रियासत के कछावा वंश के बारे में बात कर रहे थे और अब हम बात करेंगे इसके शासकों के, कछावा वंश के शासकों के बारे में बात करेंगे। और सर्वप्रथम शासक की बात करेंगे जो दौसा में बड़गुजरों को हराया था, तेज सिंह, जो नरवर का से आया था। नरवर मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था तेजकर्ण या दुल्हा राय। तेजकर्ण या दुल्हा राय, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तेजकर्ण का दूसरा नाम है दुल्हा राय, दुल्हे राय। तेजकर्ण और दुल्हे राय का शासनकाल रहता है 1137 से 1170। शासनकाल कितना रहता है? 1137 से 1170 है इसका शासनकाल रहता है। किसका? दुल्हे राय का। दुल्हे राय का है वो शासनकाल है, वो 1137 से कितना रहता है? 1137 से 1170 तक रहता है। इसका मूल निवास कहाँ का था? मूल निवास कहां पर था इसका? नरवर पड़ता है मध्य प्रदेश में। मूल निवास है वो कहां पर था इसका? नरवर में था और नरवर पड़ता है मध्य प्रदेश में। और कछावा वंश की स्थापना करता है ये। कछावा वंश की स्थापना कब की थी इसने? 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में की थी। कब की थी स्थापना? 1137 ईस्वी में की थी। और इस वह अपनी राजधानियां बनाता है। इसने राजधानी किसे बनाया था? सर्वप्रथम राजधानी किसे बनाया था? राजधानी किसे बनाता है? दुल्हे राय या तेजकर्ण। राजधानी सर्वप्रथम बनाया था इसने दौसा को। सर्वप्रथम किसे बनाया था? राजधानी दौसा को बनाया था। और सेकंड राजधानी बनाया था जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो दुल्हा राय या तेजकर्ण था। और उसे कहा जाता है कछावा वंश का मूल पुरुष। कछवाहा वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष। कछवाहा वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष किसे कहा जाता है? कछवाहा वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो कछवाहा वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष कहा जाता है तेजकर्ण यानी दुल्हे राय को। मीणाओं से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी 1170 में। मीणाओं से लड़ते हुए 1170 में इसकी मृत्यु हो गई थी। दुल्हे राय की है वो मृत्यु कब हो गई थी? 1170 में हो गई थी। और इसका पुत्र था कोकिल देव। पुत्र कौन था इसका? कोकिल देव किसका पुत्र था? दुल्हे राय का। और इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। दुल्हे राय ने निर्माण देख लेते हैं किन किन चीजों का इसने निर्माण करवाया था। जमुआ माई माता का मंदिर। जमुआई माता का मंदिर कहां पर बनवाया था? जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ में। जमुआ रामगढ़ पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। जमुआ रामगढ़ कहां पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। और जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमुआ
रामगढ़ को कहा जाता है। तो तेजकर्ण और दुलेराय का शासक कब बनता है? 1137 से 1170 ईस्वी के मध्य यह शासक बनता है। और मूल निवास इसका कौन सा था? नरवर यानी मध्य प्रदेश था। कछवाहा वंश की स्थापना कब करता है? 1137 ईस्वी में करता है। राजधानी किसे बनाया था इसने? दौसा और जमुआ रामगढ़ को, दो स्थानों को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? दुलेराय था। और दौसा और जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाता है। कछवाहा वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक भी कहा जाता है। मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक। संस्थापक किसे कहा जाता है? दुलेराय को कहा जाता है। मेणाओं से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी 1170 ईस्वी में और इसका पुत्र था कोकिल देव। अगला शासक बनेगा कोकिल देव। तो हम बात कर लेते हैं कोकिल देव के बारे में। कोकिल देव, दुलेराय के बाद में कौन आया था? कोकिल देव आया था। दो नंबर शासक आया था कोकिल देव। कोकिल देव, कोकिल देव है आया था और आते ही इसने आमेर के मीणाओं को हराया था। आमेर के मीणाओं को पराजित किया था। कोकिल देव ने क्या कार्य किया था? आमेर के मीणाओं को 1207 ईस्वी में हराया। आमेर के मीणाओं को 1207 ईस्वी में किसने हराया था? कोकिल देव ने हराया था और अपनी राजधानी बना लेता है आमेर को। राजधानी किसको बना लेता है? राजधानी आमेर को बना लेता है। राजधानी आमेर को बना लेता है। आमेर के पूछा जाए कि दौसा के बड़गुजरों को किसने हराया था? तो दौसा के बड़गुजरों को हराया था दुलेराय तेजगढ़ ने। और आमेर के मीणाओं को किसने हराया था? तो आमेर के मीणाओं को हराया था कोकिल देव ने। 1207 में हराया था और अपनी राजधानी है वो आमेर बना लेता है। और इसके बाद कोकिल देव के बाद में आता है राजदेव या रामदेव। राजदेव या इसे ही बोलते हैं रामदेव। राजदेव या रामदेव। राजदेव या रामदेव आता है कब? कोकिल देव के बाद में। और इसने निर्माण करवाया था कदमी महल का। कदमी महल का इसने निर्माण किसका करवाया था? निर्माण किस चीज का करवाया था? राजदेव या रामदेव ने कदमी महल का निर्माण करवाया था। कदमी महल का, कदमी महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1237 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1237 ईस्वी में कदमी महल का निर्माण करवाया था। और आमेर के राजाओं का है वो राजतिलक हुआ करता था। कदमी का महल कहाँ पर पड़ता है? आमेर दुर्ग में है। आमेर में कहाँ पर है? आमेर में है। और मुख्य विशेष बात क्या है इसमें कि आमेर के शासकों का राज तिलक, आमेर के शासकों का राज तिलक पूछा जाए कि आमेर के शासकों का राज तिलक है वो कहां पर होता है? तो कदमी महल में होता है। और 1237 ईस्वी में कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? रामदेव ने करवाया था। कहां पर करवाया था? आमेर में करवाया था। आमेर के शासकों का इसी महल में राज तिलक होता है। और राज तिलक करती कौन सी जाति है? किस जाति के द्वारा राज तिलक किया जाता है? राज तिलक किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। मीणा जाति के द्वारा, मीणा जाति के द्वारा है वो आमेर के शासकों का राज तिलक किया जाता है। तो दुलेराय के बाद में कौन आया था? कोकिल देव। कोकिल देव ने कहाँ के मीणाओं को हराया था? तो आमेर के मीणाओं को हराया था 1207 में। और राजधानी किसे बना लेता है? आमेर को अपनी राजधानी बना लेता है। और बाद में आता है रामदेव। रामदेव ने क्या किया था कि कदमी महल का निर्माण करवाया था आमेर में। और 1237 में। और आमेर महल में, यहाँ जो कदमी महल बना हुआ है आमेर में, उसमें आमेर के शासकों का है वो राज तिलक हुआ करता था। और राज तिलक कौन सी जाति करती थी? तो मीणा जाति करती थी। अब आता है अगला शासक पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा, चार नंबर शासक कौन आता है? पृथ्वीराज
कछवाड़। पृथ्वीराज कछावा आता है और इसने जो समय है वो आमेर है वो 12 भागों में विभाजित हुआ था। पत्नी कौन थी इसकी? बालाबाई। पत्नी का नाम क्या था? बालाबाई। पृथ्वीराज कछावा की पत्नी का नाम क्या था? बालाबाई था। और बालाबाई है वो बीकानेर के लोनकरण की पुत्री थी। बालाबाई किसकी पुत्री थी? बीकानेर के लोनकरण की पुत्री थी। बीकानेर के लोनकरण की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज कछावा के साथ में हुआ था। और इनके 12 पुत्र थे। पृथ्वीराज कछावा के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र। 12 पुत्रों के लिए आमेर को है वो 12 भागों में विभाजित किया था। 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था। 12 भागों में विभाजित किया था। और इस विभाजित करने को कहा जाता है 12 कोठड़ी व्यवस्था। 12 कोठड़ी व्यवस्था। पूछा जाता है कि आमेर का 12 भागों में विभाजित किसके समय हुआ था? तो आमेर का जो विभाजन है 12 भागों में वो पृथ्वीराज कछावा के समय हुआ था। और अपने 12 पुत्रों के लिए वो आमेर का 12 भागों में विभाजित करता है। और इस व्यवस्था को कहा जाता है 12 कोठड़ी व्यवस्था। और खानवा के युद्ध में 1527 में, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। राणा सांगा के साथ हुआ था। और इसमें है वो आमेर की तरफ से सहायता करने के लिए जाता है पृथ्वीराज कछावा। खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। राणा सांगा की सहायता की थी। राणा सांगा की सहायता की थी। यानी आमेर से पूछा जाए कि राणा सांगा की सहायता करने के लिए खानवा के युद्ध में है वो कौन? आमेर के कछावा वंश में का शासक कौन सा शासक था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी? तो वो कौन सा था? पृथ्वीराज कछावा था। और खानवा युद्ध में ये युद्ध करते हुए मारे गए। खानवा युद्ध में मारे गए। कौन मारे गए खानवा युद्ध में? पृथ्वीराज कछावा। और इनका पुत्र था सांगा। पृथ्वीराज कछावा का भी पुत्र था सांगा। पुत्र सांगा था। और सांगा ने जयपुर में एक शहर बसाया था, सांगानेर। सांगानेर शहर बसाया। सांगा ने कौन सा शहर बसाया था? सांगानेर शहर बसाया था। और पृथ्वीराज कछावा का पुत्र पृथ्वीराज सांगा का पुत्र था कौन? पृथ्वीराज कछावा का एक पुत्र था सांगा ने तो कौन सा शहर बसाया था? सांगानेर शहर बसाया था। और इसके बाद आमेर का शासक बनता है पृथ्वीराज कछावा का पुत्र भीमदेव शासक बना। कोई विशेष कार्य नहीं किया था भीमदेव ने। उसके बाद भीमदेव का पुत्र है वो शासक बनता है कौन? रतन सिंह। भीमदेव का पुत्र कौन था? रतन सिंह आमेर का शासक बना। रतन सिंह भीमदेव। पृथ्वीराज कछावा के बाद में कौन बना? भीमदेव के बाद में कौन बना था? रतन सिंह बना था। और रतन सिंह के ने है वो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। रतन सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी पृथ्वीराज कछावा की पत्नी का नाम क्या था? बालाबाई था। और बालाबाई है वो लोनकरण बीकानेर का शासक था। लोनकरण की पुत्री थी। और 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में विभाजित करने वाला शासक कौन था? पृथ्वीराज कछावा, जिसे 12 कोठड़ी व्यवस्था कहा जाता है। खानवा युद्ध में 1527 में राणा सांगा की सहायता करने के लिए गया था और खानवा के युद्ध में मारा गया था। और पुत्र सांगा ने सांगानेर बसाया। और फिर पृथ्वीराज कछावा का पुत्र भीमदेव है वो कहाँ का शासक बनता है? आमेर का। और भीमदेव ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। उसके बाद
पुत्र बन भीमदेव का पुत्र था रतन सिंह शासक बनता है और शेरशाह सूरी की है वो अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब बात करते हैं हम रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह रतन सिंह है वो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। शेरशाह सूरी की अधीनता शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता स्वीकार की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसे है वो आमेर का शराबी व अयाज शासक कहा जाता है। आमेर का शराबी व अयाज शासक, शराबी व अयाज शासक किसे कहा जाता है? तो रतन सिंह को कहा जाता है। रतन सिंह का भाई था आस्करण। रतन सिंह का भाई कौन था? आस्करण। ये भाई आस्करण, रतन सिंह का भाई था आस्करण। आस्करण ने है वो इसे है वो जहर देकर क्या है मार दिया था। आस्करण ने रतन सिंह को जहर देकर मार दिया, मारा। यानी सर्वप्रथम आमेर का शासक कौन बनता है? दुल्हे राय। दुल्हे राय के बाद में कोकिल देव बनता है। कोकिल देव के बाद राजदेव बनता है और राजदेव के बाद पृथ्वीराज कछावा बनता है। पृथ्वीराज कछावा के बाद में उसका पुत्र भीमदेव बनता है और भीमदेव के बाद में वहां का शासक कौन बनता है? आमेर का भीमदेव का पुत्र रतन सिंह बनता है और रतन सिंह है वो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है। सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? तो रतन सिंह था। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी और इसे शराबी व अयाज शासक के नाम से भी जाना जाता है और इसका भाई था आस्करण। रतन सिंह का भाई और भीमदेव का पुत्र कौन था? आस्करण था और आस्करण ने अपने भाई रतन सिंह की है वो जहर देकर हत्या कर देता है। इसके बाद में अगला शासक बनता है भारमल। अगला शासक कौन बनता है? भारमल बनता है 1547 में और 74 तक रहता है। 1547 से 74 तक कौन रहता है? भारमल। अगला शासक आता है भारमल। 1547 से कब तक रहता है? ये 74 तक रहता है। 1547 से 74 तक भारमल शासक बनता है आमेर का रतन सिंह के बाद में और ये 1547 से 74 तक इसका शासनकाल रहता है और इसका अन्य नाम था बिहारीमल। भारमल का अन्य नाम क्या था? अन्य नाम क्या था? बिहारीमल। भारमल का अन्य नाम का क्या था? बिहारीमल था और इसके पिता थे पृथ्वीराज कछावा। इसका पिता कौन थे? पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा इसका पिता था भारमल का और भारमल ने है वो अकबर से मुलाकात की थी। भारमल और अकबर की मुलाकात, अकबर से भारमल की मुलाकात। अकबर और भारमल की मुलाकात है वो 2 बार हुई थी। प्रथम बार कहां पर हुई थी? प्रथम बार कहां पर हुई थी और दूसरी बार कहां पर हुई थी? दूसरी बार प्रथम बार मुलाकात है वो कहां पर हुई थी? पहली बार हुई थी 1556 में। 1556 में और हुई कहां पर थी? दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी? दिल्ली में। और किसकी सहायता से हुई थी ये? मजनू खां की सहायता से। मजनू खां की
सहायता से। अकबर और भारमल की प्रथम मुलाकात 1556 में दिल्ली में हुई थी और किसकी सहायता से हुई थी? मजनू खां की सहायता से हुई थी। और दूसरी बार है वो 1562 में हुई थी। दूसरी बार कब हुई थी? 1562 में। 1562 में। और कहां पर होती है मुलाकात? सांगानेर में हुई थी। सांगानेर में। सांगानेर में दूसरी बार मुलाकात कहां पर होती है अकबर और भारमल की? सांगानेर में होती है। और ये किसकी सहायता से हुई थी पूछा जाता है। तो ये दूसरी बार मुलाकात है वो किसकी सहायता से हुई थी? तो चंगताई खां की सहायता से हुई थी। चंगताई खां। चंगताई खां की सहायता से। चंगताई खां की सहायता से दूसरी बार मुलाकात है वो सांगानेर में होती है 1562 में। और इस मुलाकात के बाद में है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है भारमल ने। और भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह है वो अकबर के साथ कर देता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की थी? भारमल ने स्वीकार की थी। राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी भारमल। और राजस्थान का प्रथम राजवंश है वो आमेर का कछवाहा राजवंश था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अधीनता स्वीकार की थी। और अकबर अपनी पुत्री हरखाबाई, भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई और इसे ही कहा जाता है मरियम उजमानी। मरियम उजनामी के साथ का विवाह है अकबर के साथ किया। अकबर के साथ किया। तो अकबर के साथ है वो राजस्थान या आमेर रियासत का प्रथम शासक कौन था जिसने अपनी पुत्री का विवाह है वो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो कौन था? भारमल था। और हरखाबाई से एक पुत्र हुआ था। हरखाबाई के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था सलीम। पुत्र सलीम, जिसे क्या कहा जाता है? जहांगीर। जहांगीर है वो किसका पुत्र था? तो हरखाबाई और अकबर का पुत्र था सलीम जहांगीर। और यह विवाह है वो कब हुआ था? किस दिन यह विवाह हुआ था? तो 6 फरवरी 1562 के दिन यह विवाह हुआ था। विवाह कब हुआ था? विवाह 6 फरवरी 1562 के दिन विवाह हो जाता है। किसका? हरखाबाई और अकबर का। और यह विवाह कहां पर हुआ था? तो सांभर में हुआ था। कहां हुआ था? सांभर में हुआ। हरखाबाई और अकबर का विवाह है वो कहां पर हुआ था? सांभर में हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी 1562 में हुआ था। और इसने एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी सलीम, और जिसका नाम रखा गया था बाद में जहांगीर कहलाया था। प्रथम शासक था ये, प्रथम मुगल है वो मुगल राजपूत विवाह था। प्रथम मुगल राजपूत विवाह। मुगल राजपूत विवाह कौन सा था? हरखाबाई का विवाह किसने किया था? भारमल ने अकबर के साथ किया था। ये राजस्थान का भी प्रथम है वो मुगल राजपूत विवाह था। और इसके बाद है वो यानी प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वह वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आगे बात करते हैं इसके बारे में, भारमल के बारे में। मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध।
वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ है, मुगलों के अधीनता व वैवाहिक संबंध। तो राज्य की पहली रियासत, इसे अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। राज्य की प्रथम रियासत यानी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित और अधीनता स्वीकार करने वाली प्रथम राज्य की प्रथम रियासत कौन सी थी? राज्य का प्रथम राजवंश, राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? यानी राज्य की प्रथम रियासत और राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? और राज्य का पहला शासक कौन था? राज्य का पहला शासक, राज्य का पहला शासक। राज्य की प्रथम रियासत कौन सी थी? हमने पढ़ा भी है, आमेर रियासत थी। कौन सी रियासत थी? आमेर रियासत थी। और राज्य का प्रथम राजवंश, राजवंश के बारे में हम बात कर रहे हैं, वही राजवंश होगा कौन सा? कछवाहा राजवंश, कछवाहा राजवंश, कछवाहा राजवंश नहीं है वो मुगलों की प्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजवंश और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजवंश था। और शासक कौन था राज्य का? भारमल। शासक कौन था? भारमल था। और नोट लगाकर एक बात लिख लीजिए, नोट लगाकर एक बात लिख लीजिए कि अकबर ने भारमल को 5000 का मनसदार रखा था। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार व एक उपाधि दी थी अमीर उल उमरा। उपाधि कौन सी दी थी? अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अमीर उल उमरा की उपाधि किस शासक ने को थी? तो भारमल को थी। और दी किसने थी? अकबर ने दी थी। और भारमल प्रथम मनसदार था। भारमल है वो प्रथम मनसदार था। भारमल प्रथम मनसबदार था। भारमल है वो प्रथम मनसबदार था। और आगे की बात करते हैं हम अगले शासक की, जो आता है भगवत दास या भगवान दास। भगवत दास या भगवान दास। भारमल के बाद में अगला शासक बनता है भगवंत दास। कौन बनता है? भगवंत दास। भारमल के बाद में अगला शासक कौन बनता है? भगवंत दास बनता है, जिसे भगवान दास भी कहा जाता है। कौन सा दास कहा जाता है? भगवान दास। अगला शासक कौन बनता है? भगवंत दास शासक बनता है। भगवंत दास। भगवंत दास को भी कहा जाता है क्या? भगवान दास। भगवंत दास या भगवान दास। भगवान दास। भगवंत दास और भगवान दास एक ही व्यक्ति थे और ये भारमल का पुत्र था। किसका पुत्र था? भारमल का पुत्र। भारमल का पुत्र था। किसका पुत्र था? भारमल का पुत्र था। कौन? भगवंत दास। और इसकी पुत्री कौन थी? मानबाई। पुत्री कौन थी? मानबाई। मानबाई का विवाह है वो, मानबाई का विवाह कर देता है जहांगीर के साथ। जहांगीर के साथ यानी सलीम के साथ। सलीम
सलीम के साथ वो मानबाई का विवाह कर देता है और ये विवाह किया था 1585 में। 1585 में कहाँ पर किया था? तो लाहौर में किया था प्रथम विवाह। जैसे कि दूसरा विवाह था, प्रथम विवाह तो हरकाबाई वाला था, और विवाह का विवाह था विवाह 1585 में। विवाह कब हुआ था? 1585 में। किसका? मानबाई और जहांगीर का विवाह है वो 1585 में हुआ था, और हुआ कहाँ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में कहाँ पर हुआ था? लाहौर में प्रथम। दूसरा विवाह होता है मुगल और राजपूतों का विवाह होता है दूसरा 1585 में लाहौर में। जहांगीर और मानबाई का विवाह होता है, और इसने एक पुत्र को जन्म दिया था मानबाई ने, जिसका नाम था खुसरो। पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो नाम था। और मानबाई है, उसे मानबाई को सुल्तान निसा भी कहा जाता है। मानबाई के बारे में बात कर लेते हैं। मानबाई को क्या कहा जाता है? मानबाई को सुल्तान निसा। मानबाई को क्या कहा जाता है? सुल्तान निसा। मानबाई को क्या कहा जाता है? सुल्तान निसा कहा जाता है। इसने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर दी थी। अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर सवे आत्महत्या कर लेती है। सवे आत्महत्या कर ली गई। यानी अपने पुत्र है मानबाई है, वो सुल्तान निसा भी कहा जाता है। मानबाई को अपने पुत्र जो जहांगीर का पुत्र था सलीम यानी जहांगीर का पुत्र था कौन? खुसरो। और खुसरो की है वो हत्या कर लेती है मानबाई, और अपनी सवे है वो आत्महत्या कर लेती है। इसी कारण मानबाई को कहा जाता है पुत्रहंता माता। प्रथम पुत्रहंता माता कौन थी? मानबाई। प्रथम पुत्रहंता माता। प्रथम पुत्रहंता माता कौन थी? तो मानबाई थी। और भगवंत दास है वो अकबर का 5000 का मनसदार था। अकबर का कितने का मनसदार था? 5000 का मनसदार। 5000 का मनसबदार था। किसका? अकबर का 5000 का मनसदार कौन था? भी अकबर का 5000 का भी मनसदार कौन था? बारमल था। और 5000 का ही कौन था? भगवंत दास या भगवान दास था। और तीसरे शिष्टमंडल यानी महाराणा प्रताप को जो समझाने के लिए जब अकबर ने भेजा था ना हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, 4 जमा भट्टो यानी चार लोगों को भेजा था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। उसमें से जो तीसरा गया था वो भगवान दास था। अकबर के तीसरे शिष्टमंडल के रूप में प्रताप को समझाने के लिए भेजा। तीसरे शिष्टमंडल को अकबर के लिए प्रताप को समझाने के लिए भेजा। तीसरे शिष्टमंडल में प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। किसे भेजा था? अभी अकबर ने समझाने के लिए, प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? तो तीसरे शासक को किसने भेजा था? भगवंत दास को भेजा था। किसने? अकबर ने भेजा था। और चित्तौड़ के तीसरे साके में यानी चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1568 में। अकबर के साथ अकबर के साथ गया था। ये अकबर के साथ गया था चित्तौड़ के तीसरे साके में। चित्तौड़ के तीसरा साका कब हुआ था? 1568 में हुआ था। कब हुआ था? 1568 में अकबर के साथ गया था। अकबर के साथ
गया। यानी चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। उस समय वहां का शासक कौन था भी उद्देश्य था चित्तौड़ का शासक। तो ये था भगवंत दास, यानी भारमल का पुत्र था कौन, भगवंत दास, और पुत्री कौन थी, मानबाई। और मानबाई और जहांगीर का विवाह कर देता है भगवंत दास, और इनका विवाह हुआ था 1585 में। कहां पर हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और इससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था खुसरो। और मानबाई को भी कहा जाता है सुल्तान निसा या मानबाई ने अपने पुत्र की हत्या कर देती है और सवे की आत्महत्या कर ली थी। और इसे कहा जाता है प्रथम पुत्र हंता माता। तो प्रथम पुत्र हंता माता किसे कहा जाता है, मानबाई या सुल्तान निसा को कहा जाता है। और भगवंत दास है वो अकबर का 5000 का मनसबदार था। और तीसरे शिष्टमंडल के रूप में, यानी तीसरे शिष्टमंडल के रूप में प्रताप को समझाने गए थे कौन, तीसरे शिष्टमंडल को में प्रताप को समझाने के लिए कौन गए थे, भगवंत दास गए थे। और चित्तौड़ के तीसरे शाखे में भी अकबर के साथ गए थे, तीसरे शाखे में भी अकबर के साथ गए थे। अगले शासक की बात करते हैं हम मिर्जा राजा जयसिंह की। मिर्जा राजा जयसिंह की बात कर लेते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल है वो सबसे लंबा शासनकाल रहा है और 3 मुगल शासकों की सेवा में रहा है। समकालीन इनके 3 मुगल शासक है वो समकालीन रहे। किसके, मिर्जा राजा मानसिंह की बात या तो हम अगली क्लास में कर लेंगे। मिर्जा राजा मानसिंह के बात है वो अगले में कर लेते हैं या कुछ बातें कर लेते हैं। अगली कक्षा में हम मिर्जा राजा मानसिंह के बारे में बात करेंगे, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।